बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लास्ट पोर्शन ऑफ सीएनएस पैथोलॉजी पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि वर्ड से ही मतलब है न्यूरो डिजनरेटिव। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, डिजनरेशन, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स डिजनरेट हो रहे हैं, ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़, ठीक है। अब न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ के अंदर न्यूरॉन्स लॉस हो रहे होते हैं, ठीक है, और उन न्यूरॉन्स बेसिकली उन न्यूरॉन्स का लॉस होता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स पूरी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं और जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उसी लिहाज से न्यूरो डिजनरेटिव डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस का फंक्शन होता है मेमोरी के साथ, बिहेवियरल चेंजेस के साथ, लैंग्वेज के साथ। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह बेसल गैंग्लिया के अंदर अगर होगा तो पार्किंसन डिजीज़ या हंटिंगटन डिजीज़ हो सकती है। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर हाइपोकैनेटिक मूवमेंट्स होती हैं और हाइपर कैनेटिक और मतलब इनवॉलेंट्री और एग्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, दैट इज़ इन हंटिंगटन डिजीज़। ओके, एंड देन द डिजीज़ दैट अफेक्ट द सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, बॉडी को एक बैलेंस में मेंटेन रखना, ठीक है। अगर स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करना है या बॉडी को गिरने से बचाना है तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, वो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स को, ठीक है। तो अगर ये ख़राब होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इटैक्सिया होगा, ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलर डिजीज़ होती हैं। ये तो है न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जो कौन से एरिया इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पैथोलॉजिक प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली तकरीबन सारी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली प्रोटीन्स की माल फंक्शनिंग हो रही होती है। या तो प्रोटीन्स बन ख़राब रहे होते हैं या फिर ख़राब बने हुए प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि वो उन ख़राब बने हुए प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है या उसकी ऑटोफेगी हो जाती है, तो वो नहीं हो रहा होता। या फिर इम्बैलेंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लियरेंस में, ठीक है। जैसे हंटिंगटन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका क्या होगा, सारे प्रोटीन्स जो होंगे जो कि एबनॉर्मल हैं तो वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। एक्यूमुलेट होंगे तो वो कोई ना कोई इंक्लूजन बॉडीज़ बनाएंगे, एग्रीगेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होगा, या तो वो न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन कर देंगे या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे, अल्टीमेटली डिजीज़ होगी। तो ये जनरल पैथोलॉजिक मैकेनिज्म है सारी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स का। ये तो बेसिक था। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन जो हमने न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं वो है अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसन और हंटिंगटन, ठीक है। चलें, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है। अल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर कॉग्निटिव और बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स होती हैं वो वेरी करती हैं, एज के साथ ये डिजीज़ होती है वो प्रोग्रेस करती है। सबसे मेजर कॉज ऑफ डेमेंशिया, भूलने की बीमारी ओल्डर एडल्ट्स में अल्जाइमर डिजीज़ है। अच्छा, अब अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है वो स्टार्ट में डिटेक्टेबल ही नहीं होती, सिम्टम्स जो इसकी हैं, ठीक है। देन क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जैसे कि उसने सुबह खाना खाया, उसने कोई चीज़ कहीं रखी है तो वो भूल जाएगा। फिर अल्टीमेटली उसके मोटर स्किल्स जो होते हैं, लिखने की, ठीक है, बोलने की, ये सलाहियत जो होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, कि उसने शादी की हुई है, उसकी बेगम का नाम क्या, उसके बच्चे हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज उसकी लॉस होना शुरू हो जाती हैं। देन डिसोरिएंटेड हो जाता है, ठीक है, उसे पता नहीं चलता वो किधर है, किस जगह पे खड़ा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली वो म्यूटेड हो जाता है और बेड रिडन हो जाता है। और उसकी डेथ जो होती है समहाउ रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से होती है, जैसे कि नमूनियाज वगैरह, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है डिजीज़ का। अल्जाइमर डिजीज़ ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही बहुत एग्रेसिव होती है, स्लोली इसके अंदर जो डिमेंशिया होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है और प्रोग्रेस करती है ये विद टाइम, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज़ की सिम्टम्स वही हैं, विड्रॉल फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज़, कन्फ्यूजन ऑफ लोकेशन, ठीक है, डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग द फेमिलियर टास्क्स, ठीक है, मिसप्लेस द आइटम्स, क्योंकि ये सारी भूलने की बीमारी हैं, ठीक है। और उसके जो हायर ब्रेन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं जैसे कि मैथमेटिक्स करना वो भूल जाएगा, ठीक है, मेमोरी लॉस बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं अल्जाइमर डिजीज़ की। अब इसकी पैथोजेनेसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपने पैथोजेनेसिस दो मेन वर्ड्स देखने हैं, ठीक है, जो आपने लिखने भी हैं, आपको मार्क्स दिलाएंगे, दैट इज़ प्लेक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स क्या होते हैं, प्लेक्स क्या होते हैं।
प्लेक्स बेसिकली क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं एमोलाइड बीटा पेप्टाइड्स के, ठीक है। और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स क्या होते हैं, ये टाउ प्रोटीन होता है, उसके एग्रीगेट्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि प्लेक्स क्या हैं, एमोलाइड बीटा पेप्टाइड्स के एग्रीगेट्स हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एग्रीगेट्स होते हैं टाउ प्रोटीन के। अब ये क्या हैं, ठीक है, तो ये हमने देखना है। अब अगर यहाँ पे आप लोग इन पिक्चर्स को देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है ब्रेन सेल्स की, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोटीन लगा होता है जिसे हम कहते हैं एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। अब ये जो होता है ये क्या कर रहा होता है, नॉर्मली इसका काम होता है कि ये न्यूरॉन को ग्रो कराता है, उसको रिपेयर करता है। विद टाइम ये ब्रेक डाउन होता है, रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब नॉर्मल इसकी क्लीवेज कैसे हो रही होती है, नॉर्मल क्लीवेज इस तरह होती है कि दो एंजाइम्स होते हैं, अल्फा सेक्रेटेज एंड गामा सेक्रेटेज, वो इसको इस तरह क्लीव करते हैं कि इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है और इजीली वो ख़त्म हो जाता है और बॉडी जो होती है रीजनरेट कर लेती है। दिस इज़ नॉर्मल क्लीवेज। अब क्या है कि अगर कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जैसे कि एपीपी जीन जो होती है एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन की जो जीन है उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसकी एबनॉर्मल क्लीवेज होगी। एबनॉर्मल क्लीवेज कैसे होगी, नॉर्मली क्या हो रहा था कि हमारे पास अल्फा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज मिलके क्लीव कर रहे थे। अब एबनॉर्मली क्या होगा कि अब नया एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं बीटा सेक्रेटेज। बीटा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज आप इसको क्लीव करेंगे और एक ऐसा बाय प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि सॉल्युबल नहीं होंगे, जिनको हम कहते हैं एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड्स, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होते। अब ये सॉल्युबल नहीं होते तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ये एक्स्ट्रा सेलुलरली स्टिकी होते हैं, अटैच होना शुरू हो जाते हैं, क्लम्प्स बनाते हैं। अब जब क्लम्प्स बनाएंगे तो आपको पता है कि न्यूरॉन आपस में किस तरह करते हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डेंड्राइड्स एक्सॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो उनके दरमियान में जब ये प्लेक्स या क्लम्प्स पड़े होंगे तो प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग नहीं होगी, प्रॉपर सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ही काम क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी जनरेट करते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो अल्टीमेटली वो बाकी जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ना, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक और डिजीज़ कॉज करते हैं कि यही एमिलॉइड प्लेक्स जो हैं या पेप्टाइड्स हैं, ये ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं उनके आसपास एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ एग्रीगेट होते हैं तो ये उसकी वेस्कुलर वॉल को वीक कर देते हैं और हेमरेज का खतरा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, मैंने कहा अल्जाइमर डिजीज़ में दो मेन बातें होती हैं, एक होते हैं प्लेक्स जो कि अभी मैंने बताया बीटा एमिलॉइड प्लेक्स हैं, और दूसरी चीज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ठीक है। अब ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर सेल के अंदर क्या हो रहा है, वही हमने देखा कि बाहर क्या था वो बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर के साथ। अब हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हर सेल की तरह जैसे कि बॉडी की बाकी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स भी आपस में जुड़े होते हैं साइटोस्केलेटन, ये इसका सारा साइटोस्केलेटन है, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं टाउ प्रोटीन, ठीक है। अब ये टाउ प्रोटीन है। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि इसका एक प्रीकर्सर ये होता है कि बाहर बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर जमा होना शुरू हो गया, तो वो कुछ ऐसे चेंजेस कराते हैं या कोई जेनेटिक म्यूटेशन नॉट वेरी वेल नोन, जो भी हो, जो भी कॉज हो, अगर इन टाउ प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे कि काइनेज आके इसको एक फॉस्फेट देके इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये अपना काम छोड़ छाड़ के, जिसका काम था कि नॉर्मल साइटोस्केलेटन को मेंटेन करना, वो छोड़ देंगे और ये क्या होने शुरू हो जाएंगे, सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में होल्ड करके नहीं रखेंगे, सारे का सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल सिग्नलिंग, न्यूरॉन के अंदर सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो यही हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, अपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है, न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अगर ब्रीफली समराइज़ करूँ तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक है प्लेक्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ है एक्यूमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन्स, ठीक है। प्लेक्स कैसे बने कि नॉर्मली हमारे पास एपीपी प्रोटीन था, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है, उसकी क्लीवेज नॉर्मल हो रही थी किसके थ्रू, अल्फा और गामा सेक्रेटेज के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल हो रही थी, उसके जो बाय प्रोडक्ट था वो सॉल्युबल था। लेकिन अगर कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन आए जैसे कि एपीपी जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब अल्फा के बजाय यहाँ पे गामा सेक्रेटेज बीटा के साथ, बीटा सेक्रेटेज एंड गामा सेक्रेटेज अब इसको क्लीव करेंगे, तो क्या होगा, अब नॉर्मल बीटा अमालॉइड्स बनेंगे, ठीक है। अब ये बीटा अमालॉइड्स जो होते हैं
ये सॉल्युबल नहीं होते। ये क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली क्लम्प बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, न्यूरोनल सिग्नलिंग को खराब करेंगे, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली एट्रोफी हो जाएगी न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन की डिजनरेशन हो जाएगी। ठीक है। टाउ प्रोटीन्स क्या होते हैं, सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं एक न्यूरॉन का, और उनको आपस में होल्ड करके रखा होता है टाउ प्रोटीन ने। अब टाउ प्रोटीन की किसी भी जेनेटिक म्यूटेशन या बीटा माइलाइड प्लेक्स की वजह से अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाए, तो जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देंगे और इंट्रासेलुलरली एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिनको हमने कहा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ठीक है। तो टाउ प्रोटीन के न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि अपटोसिस कराते हैं और अल्टीमेटली न्यूरॉन की डिजनरेशन हो जाती है। दिस इज वॉज पैथोजेनेसिस। अब हम देखते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ जेनेटिक इतनी ज़्यादा नहीं है कि फेमिलियरली ट्रांसफ़र करें। ठीक है, 5 to 10% केसेस होते हैं, बट ज़्यादातर ये स्पोरेडिक केसेस होते हैं, 90 to 95%। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, एज 60 से अबव जो लोग होते हैं उनके अंदर 1% चांस होता है, 85 से ऊपर जितने लोग होते हैं 50% चांस होता है। रिस्क फैक्टर डबल होता जाता है 60 ईयर्स के अबव जो लोग होते हैं उनके अंदर हर 5 साल बाद। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो एपोलिपोप्रोटीन E4 के अंदर। एपोलिपोप्रोटीन E4 का नॉर्मल काम क्या होता है, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन E4 जो होता है नॉर्मली बीटा अमाइलॉइड्स जो अब नॉर्मली अगर एग्रीगेट हो भी जाएं तो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर भी म्यूटेशन आएगी तो बीटा अमाइलॉइड क्या होंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक और रिस्क फैक्टर है। थर्ड रिस्क फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास PSEN जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होना शुरू हो जाए, जो कि क्या करते हैं, गैमा सिक्रेटेज सब यूनिट्स के अंदर म्यूटेशन कराते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बीटा अमाइलॉइड प्रीकर्सर ज़्यादा बनेंगे। या फिर ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा APP जीन होता है। अब एक्स्ट्रा APP जीन होगा, उसके अंदर म्यूटेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बीटा अमाइलॉइड्स बनने शुरू होंगे। सो रिस्क फैक्टर जैसे आपको नाम याद करने हैं, इतनी डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। ठीक है। ये देखें, एक नॉर्मल मैंने ब्रेन का कट सेक्शन बनाया। ठीक है। उसके अंदर गहराए हैं और जो डीप अंदर डिप्रेशंस होती हैं उनको हम सल्काए कहते हैं। ठीक है। अब ये नॉर्मल बात है। अब मैंने कहा कि जब न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होनी शुरू हो जाएगी तो ये गहराए क्या होंगे, सुकड़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये सुकड़ गया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो ये सल्काए हैं, जो गहराइयाँ हैं, ठीक है, ये डिप्रेशन हैं, ये क्या होनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी होने शुरू हो जाएंगी। जब ये बड़ी होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मली ब्रेन तो श्रिंक करेगा ही सही, सल्काए जो होंगे वो क्या होंगे, डीप हो जाएंगे या वाइड हो जाएंगे, और गहराए जो होंगे वो नैरो हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि एट्रोफी हो रही है। कंपनसेटरी तौर पर अब इतनी ज़्यादा स्पेस बढ़ी है ब्रेन के अंदर एट्रोफी की वजह से, तो क्या होने शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, लार्ज होने शुरू हो जाएंगे। यही हमारे पास ग्रॉस में चेंजेस आती हैं। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखें तो दो ही चीज़ें हैं। हमने कहा एक एक्स्ट्रासेलुलरली बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स बनते हैं और इंट्रासेलुलरली न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनते हैं जो कि टाउ प्रोटीन के एग्रीगेट्स होते हैं। अब अमाइलॉइड प्लेक्स क्या होते हैं, अमाइलॉइड प्लेक्स जो हैं इसके सेंटर में हमारे पास अमाइलॉइड जो कि बीटा अमाइलॉइड्स के एग्रीगेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और आसपास क्या होगा, आसपास क्या होगा, जो डीजनरेटेड न्यूरॉन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो अमाइलॉइड प्लेक्स कैसे नज़र आती हैं, दीज आर फोकल, स्फेरिकल, फोकल हैं, आपको नज़र आ रही है, ये फोकल है, ये भी फोकल है, ये भी फोकल है, स्फेरिकल भी हैं। ठीक है। डायलेटेड हैं, और ये क्या होते हैं, सेंटर में इनके अमाइलॉइड कोर होता है जबकि सराउंड पे डीजनरेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। और आसपास फिर ऑब्वियसली एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स की रिएक्शन होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है। ग्लियल सेल बहुत ज़्यादा हुए होंगे यहाँ पे। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल ये क्या होते हैं, ये इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं। ठीक है। ऑन द पेरिफ्री। ठीक है। या इंसर्कल कर लेते हैं, मतलब डिस्प्लेस कर देते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है। ये क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स। आपको देख नजर आ रहे हैं, इस तरह बंडल्स बने हुए हैं। ठीक है। ये हेलिकल फिलामेंट्स हैं जो कि बेसिकली एग्रीगेट्स हैं किसके, टाउ प्रोटीन्स के, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देते हैं या पुश कर देते हैं। ठीक है। होपफुली आपको अल्जाइमर डिजीज़ अच्छे से समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।